सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम तीरथ सिंह रावत आज भी दिल्ली में मौजूद है। सीएम तीरथ सिंह रावत की जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है, जिसके बाद मुख्यमंत्री को दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया है। सियासी अटकलों के बीच अब चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। मुख्यमंत्री 2 दिन से दिल्ली में ही हैं। आखिरकार भाजपा हाईकमान क्या कोई बड़ा फैसला लेना चाह रही है? तो इन तमाम चीजों पर अटकलों का बाजार गर्म है। उत्तराखंड की सियासत को लेकर उठापटक की स्थिति लोग महसूस कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है, इसके संकेत तो नहीं मिल सकते, लेकिन आज भी सीएम दिल्ली में ही मौजूद है। इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ अजित राठी भी हैं, हमारे साथ दिल्ली से अविनाश भी हैं। पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सीएम दिल्ली में ही हैं और आज भी अविनाश क्या चल रहा है, क्या सुगबुगाहट, क्या कुछ फीड मिल रही है? जी देखिए, इसमें लता अगर बात करें तो कल रात 11:30 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से फोन आया था मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को, जिसके बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत तकरीबन 11:50 पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पहुंचते हैं। वहां पे गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा ये मुलाकात चलती है। 1:30 बजे वापस लौटकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कावेरी स्थित अपने अपार्टमेंट में आते हैं। 1.5 घंटा की ये जो बातचीत होती है, इसमें विस्तृत बातचीत होती है उत्तराखंड के लेकर कि किस तरीके से आगे उत्तराखंड में सरकार को काम करना है, किस तरीके से अब तक का कामकाज रहा है, चिंतन बैठक रिपोर्ट पर चर्चा होती है। उसके बाद मुख्यमंत्री को यह कहा जाता है कि वो फिलहाल दिल्ली रुके, उनको बताया जाएगा कि आगे क्या कुछ करना है। और उसके बाद से अगर बात करें तो कल से लेकर आज तक में मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने जो आवास है सांसद वाला कावेरी अपार्टमेंट, वहां पर रुके हुए हैं और किसी से कोई मुलाकात नहीं की। अगर बात करें तो यहाँ मिलने वालों की जो फहरिस्त है वो काफ़ी लंबी रही है। कई लोग मिलने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे आए भी, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी से भी मुलाकात नहीं की है और सभी को वहाँ से लौटा दिया गया। यानी कि जो मिलने वाले हैं वो लगातार आ रहे थे मुख्यमंत्री के सांसद वाले फ्लैट पे, लेकिन मुख्यमंत्री ने कई लोगों से उनमें को लौटा दिया है कि उनसे मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते। अभी भी मुख्यमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनको जब दोबारा कॉल आएगी तो वो मिलने के लिए जाएंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो पहले से तय प्रोटोकॉल था उसमें यह था कि आज उनको देहरादून वापसी की संभावना थी और वो वापस जाने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन उनको जब कल कहा गया कि नहीं, उनको अभी रुकना है दिल्ली में ही और आगे उनको बताया जाएगा, तो फिलहाल वो अपने दिल्ली में जो सांसद स्थित फ्लैट है उसी में वो रुके हुए हैं और किसी से कोई मुलाकात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे पार्टी के कार्यकर्ता है, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो है। जी जी बिल्कुल अविनाश, किसी से और मुलाकात नहीं, कट टू कट मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अभी भी कुछ साफ साफ पता नहीं चल पा रहा है। इसीलिए अजित आपका रुख करते हैं। अजित जी, जानने की कोशिश करते हैं, ये दिल्ली में इतनी सुगबुगाहट है, उसका सीधा सीधा वास्ता उत्तराखंड की राजनीति से है, क्या समझा जाए? स्नेहता, देखिए, देहरादून को इंतजार है कि दिल्ली से क्या आदेश आने वाला है, क्या दिशा निर्देश होंगे, किस तरह का मार्गदर्शन होगा सेंट्रल लीडरशिप का। तो देहरादून उसी प्रतीक्षा कर रहा है कि दिल्ली से क्या आदेश मिलेगा। 2 दिन से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिल्ली में हैं। अभी अविनाश तिवारी मेरे सहयोगी ने बताया कि किस तरह से वहाँ पर मुलाकातें हुई हैं। समय बहुत बिता है लेकिन मुलाकातें बहुत कम हुई है। वहाँ जिस तरह से खामोशी से 2 दिन गुजर गए हैं, तो उसकी खामोशी यहाँ पर बहुत शोर मचाए हुए है उत्तराखंड में, उसकी बहुत सारी हलचलें हो रही हैं कि आखिर मुख्यमंत्री को 2 दिन वहां पर रोककर कैसे रखा गया है, क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह का और डिसीजन होने जा रहा है। और चूंकि आप जानते हैं स्नेहलता कि यहाँ पर उत्तराखंड में पिछले 21 साल में 10वें सीएम हैं और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन को लोग अब इतने हल्के में लेने लगे हैं कि मतलब दिल्ली मुख्यमंत्री जाते हैं तो लोगों को लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो रहा होगा। मुख्यमंत्री 2 दिन दिल्ली में रुकते हैं तो लोगों को अटकलें लगाने का एक मौका मिल जाता है, चूंकि राजनीतिक दलों ने पिछले 21 साल में यहाँ बहुत सारे प्रयोग किए हैं। अभी भी उसी तरह का माहौल है कि 2 दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली में है, हाईकमान ने उनको बुलाया हुआ है, आखिर आगे क्या होने वाला है। 2 दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली में है, पूरा कामकाज यहाँ ठप हो रखा है, किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां दिल्ली में चल रही है, सबकी निगाह दिल्ली पर लगी है। अब दिल्ली क्या आदेश देता है देहरादून को, उत्तराखंड में क्या आगे होने वाला है, इसकी प्रतीक्षा में है। और पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा पॉलिटिकल कॉरिडोर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई कामकाज नहीं हो रहा है। सबको लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है, क्या होने वाला है ये अभी किसी को पता नहीं है। मुख्यमंत्री आज आने वाले थे, अविनाश ने भी बताया, अब वो कल आ रहे हैं। अधिकृत सूचना है कि आ गई है कि वो कल दोपहर देहरादून आएंगे।
अब कल दोपहर से पहले आने से पहले उनकी और किन लोगों से मुलाकात हो सकती है? कल तय शेड्यूल में भी नहीं था कि नड्डा से मिलना है, अनऑफिशियली सब चीजें चल रही हैं, टेलीफोन करके बुलाया जा रहा है। तो उसका भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कार्यकर्ताओं के मनोबल के ऊपर जिस तरह का असर पड़ रहा है वो हम यहाँ रहकर देख सकते हैं। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कार्यकर्ता किस तरह से डेमोलाइज है, क्या होने वाला है आखिर, और ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई है कि मुख्यमंत्री को 2 दिन दिल्ली में बुलाकर बैठाया गया है। परफॉर्मेंस को लेकर तमाम चीजें कही जा रही है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, कामकाज नहीं हो रहे हैं, फिर बदल नहीं हो रहा है, जो सिस्टम है उसको चेंज नहीं किया जा रहा, तमाम तरह की ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों का कहना है दिल्ली से एक एजेंडा फिक्स होगा, उसी के हिसाब से भी यहाँ सरकार चलेगी। चुनाव नजदीक है और भारतीय जनता पार्टी अपनी अंदरूनी चुनौतियों से जूझती नजर आ रही है। जी बिल्कुल अजीत जी, देखिए ये ऐसा क्रूशियल टाइम है जहां पर झोंक के एनर्जी लगा के लोगों के साथ काम करते दिखाई देते तो अलग बात होती, लेकिन अभी सब लोग रुक गए हैं, पॉज की स्थिति, और देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है। कट टू कट मीटिंग हो रही है और क्लैरिटी कहीं से आ नहीं रही है। बहरहाल अजीत जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपकी अगली खबर पर आपसे बातचीत करेंगे। और अविनाश, आपका शुक्रिया दिल्ली से तमाम रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। समझिए इस बात को कि सियासी सरगर्मी के बीच आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम का ऐलान कर दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने सीएम तीरथ सिंह रावत को चुनौती भी दे दी है। कहा है कि सीएम तीरथ सिंह रावत अगर गंगोत्री विधानसभा से उपचुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने अजय कोठियाल को मैदान में उतारा जाएगा, यानी खुली चुनौती आपकी ओर से। तो आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और तीरथ सिंह रावत जी को चुनौती देती है कि आप गंगोत्री सीट से उपचुनाव में भाग लें और आपके इस कुशासन का अंत करने के लिए हमारे तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, हमारे वरिष्ठ नेता जो गैलेंट्री अवार्ड से सुसज्जित हैं और हर फील्ड में उन्होंने अपने आप को साबित किया है, वो आपके खिलाफ ताल ठोकेंगे और आपके कुशासन का अंत करेंगे। कर्नल अजय कोठियाल जी गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के खिलाफ उपचुनाव में भाग लेंगे। उधर कर्नल अजय कोठियाल का भी कहना है कि अगर सीएम तीरथ सिंह रावत गंगोत्री विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो वो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे, चुनौती स्वीकार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी विधानसभा का इलेक्शन लड़ते हैं तो कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी की से इस इलेक्शन में लड़ेगा उनके खिलाफ। ये इलेक्शन है जो कि हमारे भूतपूर्व विधायक श्री गोपाल सिंह रावत जी के देहांत के बाद में जो होने हैं। हम जरूर आज इस जरिए से समस्त उत्तराखंड को एक मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम आजकल पहाड़ों में बहुत घूम रहे हैं गंगोत्री के इलाके में, और हमको बहुत अच्छे विचार से लोग देख रहे हैं। हमको मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को चुनौती देंगे कर्नल अजय कोठियाल। हमारा ये मानना है कि ये उपचुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी, और साथ ही साथ हमारा ये भी मानना है कि भाजपा के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए, उनके भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए नितांत आवश्यक है कि मुख्यमंत्री सदन में ना पहुंचे। इसी प्रक्रिया में आम आदमी पार्टी पिछले 1 महीने से इन चुनावों की तैयारी कर रही है। चलिए इस खबर की डिटेल के लिए हम रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत राठी का। तो अजीत जी, सियासी जमीन तलाशते या तलाशने के क्रम में अगर लोहा सीधे सीएम से लिया जाए तो कुछ ना कुछ तो फायदा, नुफा, नुकसान तो सोचा ही होगा आपने। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जब छोटा सिपाही बड़े सिपाही से लड़ता है या छोटा आदमी बड़े आदमी से लड़ता है तो जो छोटा होता है उसका कद हमेशा बढ़ जाता है, भले ही वो लड़ाई में हार जाए। तो आम आदमी पार्टी के लिए इससे बड़ा अवसर कोई नहीं हो सकता अपने आप को प्रमाणित करने के लिए कि उन्होंने ऐलान कर दिया गंगोत्री से मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनके सामने उपचुनाव में कर्नल अजय कोठियाल, जिन्होंने पहाड़ों में निम के माध्यम से, जब वो निम के प्राचार्य थे तब उन्होंने तमाम चीज़ें की हैं, तमाम काम किए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। यूथ फाउंडेशन के नाम से उनकी एक NGO चलती है जिसमें हजारों यूथ जुड़ा हुआ है, और गंगोत्री उनका कार्यक्षेत्र भी रहा है। तो गंगोत्री में अगर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं, और ये आम आदमी पार्टी की घोषणा, जैसा भी आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने बताया कि वहाँ से कर्नल कोठियाल चुनाव लड़ेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने की रणनीति है। और एक मुख्यमंत्री के सामने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ने का दम भरना, ये आम आदमी पार्टी की एक सोची समझी एक रणनीति है। और ये रणनीति उनके पास खोने को कुछ नहीं है। बिल्कुल, उनके पास कोई भी चीज़ खोने को नहीं है। वो लड़ेंगे और बहुत शिद्दत से लड़ने का एक वो दावा कर रहे हैं। अगर वो हार भी गए
तो उनका अपना एक बेस वहां खड़ा हो जाएगा और अगले चुनाव में वो फिर लड़ेंगे। और आम आदमी पार्टी ये बिल्कुल ये पिछले 20 दिन पहले उन्होंने खुलासा कर दिया था कि मुख्यमंत्री जहां से उपचुनाव लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ेगा। और अगर गोपाल रावत जो जिनका निधन हुआ है गंगोत्री से, जो विधायक थे, उनके घर से अगर कोई सदस्य चुनाव लड़ता है तो आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। उन्होंने सुरेंद्र सिंह जीना के भाई के सामने कोई प्रत्याशी नहीं होगी। लोहा लेना अच्छा होगा इनके लिए, ऐसा लोग देख रहे हैं। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पर अभी भी मंथन जारी है। नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह के नाम पर सहमति तो बन गई है, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए अभी भी मंथन चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, मौजूद हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देहरादून के दून अस्पताल में भी छोटे बच्चों के लिए वार्ड तैयार किए गए हैं। साथ ही बच्चों के सीनियर डॉक्टर प्रदेश के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देहरादून में दून अस्पताल से संवाददाता रवि कैतुरा की ये रिपोर्ट देखिए। कोविड की तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका को देखते हुए तमाम अस्पतालों में तैयारियां की जा रही हैं। दून अस्पताल जो कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि ये आशंका जताई गई है कि अगर कोरोना की तीसरी वेव आती है, तीसरी लहर आती है, तो बच्चे संक्रमित हो सकते हैं, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। ऐसे में क्या तैयारी अस्पताल की तरफ से वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अगर PICU यानी कि पीकू वार्ड की बात करें तो वहाँ पर भी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं और वहाँ पर ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि तमाम जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनकी संख्या पर्याप्त हो सके, और इसके साथ ही जो बच्चों के लिए जो वार्ड हैं, वार्ड में किस तरीके से बेड्स की उपलब्धता रहे, किस तरीके से ICU रहे, उन तमाम चीज़ों के लिए तैयारियाँ हैं। तो आप देखिए ये बच्चों के लिए जो यहाँ पर ICU बेड्स बनाए गए हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर थोड़ा सा टाइम लेंगे आपका। सर सबसे पहले आपकी जो पूरी ट्रेनिंग चल रही है तीसरी लहर में बच्चों की संक्रमित होने की आशंकाओं को लेकर, क्या तैयारियां हैं? देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इतने सारे पीडियाट्रिशियंस आए हैं पेरिफेरी से, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं। हम लोग अपना मैन पावर बढ़ाना चाहते हैं ताकि अगर कोई इस तरह की आशंका रहती है कि बच्चों के संक्रमित होने के ज़्यादा चांस रहते हैं तो हमारे मैन पावर रेडी रहे। तो आप देखेंगे सब लोग सीनियर पीडियाट्रिशियंस हैं जो कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल से आए हैं, कुछ ऋषिकेश से आए हैं, गोपेश्वर से आए हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत दूर दूर से आए हैं सीखने के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए, वेंटिलेटर कैसे काम करता है, हमारे सारे डिवाइसेस कैसे काम करते हैं। तो इनको हम लोग ये सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये सारी इनकी ट्रेनिंग चल रही है और फिर ये जाके यही चीज़ डिस्पर्स करेंगे अपने और स्टाफ को भी, ताकि ये फिर ये सब लोग ट्रेन हो जाएं इस तरह से। तो ये लोग होंगे आगे जाके फिर यही ट्रेनिंग ऑफ टीचर जिसको हम कहते हैं वो भी चल रही है। सर दून अस्पताल की अगर अभी बात करें तो किस तरीके से वार्ड्स की जो संख्या है वो क्या है, ICU की संख्या, जितनी भी जो उपलब्धता होनी चाहिए उस हिसाब से अभी है, किस तरीके से आप लोग व्यवस्था करें? देखेंगे पहली वेव में, सेकंड वेव में हमारे पास बेड की संख्या सिर्फ 8 बेड थी, जो अभी ये वाला है। इसके पीछे हमारा एक और PICU एक्सटेंशन रेडी है जिसमें हमने 25 बेड बढ़ा दिए हैं। अभी हमारा एक और PICU एक्सटेंशन बन रहा है। टोटल 100 बेड की व्यवस्था, PICU बेड की व्यवस्था यहाँ पे दून हॉस्पिटल में होने जा रही है, जो आप देखेंगे इस महीने के मतलब ऑलमोस्ट जुलाई के स्टार्टिंग में ये सब कुछ फंक्शनल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो तैयारी पूरी है हमारी, है ना। हम लोग होप यही करते हैं कि बच्चे ना इन्फेक्ट हो। बिल्कुल पूरी व्यवस्थाएं हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो और डॉक्टर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये बच्चों के डॉक्टर्स हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ देहरादून पहुँचे हैं। जो पहाड़ी ज़िले हैं वहाँ पर किस तरीके से अगर इस तरीके की आशंकाएं बनती हैं तो वो वहाँ पर किस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं को बना सकेंगे और तमाम चीज़ों को दुरुस्त करना है। तो यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर्स हैं बच्चों के, वो तमाम पहाड़ के उन डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि किस तरीके से वो अस्पतालों में पूरी व्यवस्थाओं को बनाए रखें। यह आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती अस्पताल के पास है और उसी चुनौती को देखते हुए उससे पहले ही तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की पूरा दावा अस्पताल कर रहा है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जहां पर कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान अधिकारियों के साथ आगामी पर्यटन सीजन और कोरोना की तीसरी लहर के बीच जो आशंकाएं चल रही हैं उस पर बातचीत की। गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी काम में किसी तरीके की कोताही ना बरती जाए। कि तीसरी लहर अगर आई तो बच्चों पर अटैक होगा, हमने उसकी तैयारी कर ली है। बच्चों के लिए 5 बेड हमने तैयार कर दिए हैं, जो बच्चों के वेंटिलेटर वो यहाँ पर मंगा दिए हैं। बाकी जो और इक्विपमेंट्स हमारे पास लगभग पूरे हैं। ऑक्सीजन का प्लांट हमारा लगने वाला बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है।
उधर कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर रुद्रपुर से लगती सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पर चेकिंग के साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का डाटा भी सुरक्षित रखा जा रहा है। बॉर्डर से एंट्री करने वाले लोगों की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है। जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनकी बॉर्डर पर ही कोविड जांच भी की जा रही है। जैसे कि आपको विदित है कि अभी हम दूसरी लहर पे काफ़ी कुछ नियंत्रण हो चुका है और बॉर्डर पर जहाँ तक है, बॉर्डर पर हमारे सभी जगह सैंपलिंग हो रही है जिसमें एंटीजन और आरटीपीसीआर किया जा रहा है। जहां एक हैवान शख्स ने 5 साल की बच्ची के साथ पहले तो दरिंदगी को अंजाम दिया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि में फिर से दरिंदगी। 5 साल की मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या। दरिंदगी की वारदात से शर्मसार हुई देवभूमि। इस चेहरे को गौर से देखिए। इस युवक ने देवभूमि को शर्मसार कर दिया है। इस हैवान ने 5 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद बच्ची की हत्या कर दी। 2 दिन पहले की जो मिसिंग थी हमारी, तो उसमें अभी एक संदिग्ध को हमने पकड़ा था। उसने अपनी बताया कि उसने उसके साथ कुछ गलत काम किया या इस टाइप की चीज़ें बताया था। तो उसकी निशानदेही पे हमको यहाँ पर कुछ बच्चे की बॉडी रिकवर हुई है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस ने बच्ची का शव प्रेम नगर के जंगलों से बरामद किया। पुलिस की माने तो आरोपी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके बाद उसने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे डाला। बच्ची के परिवार वालों ने सोमवार को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी, मगर पुलिस जब तक आरोपी तक पहुंची वो नापाक मंसूबों को अंजाम दे चुका था और आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है जो देहरादून में मजदूरी का काम करता था। इस वारदात के बाद देवभूमि एक बार फिर से शर्मसार है। सवाल ये है कि जब राजधानी में कानून व्यवस्था का ये हाल है तो फिर सूबे में बाकी जगह हालात कैसे होंगे, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। नैनीताल में हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी है। ऐसे में हरिद्वार के व्यापारियों में गुस्सा है और ये सरकार पर उतर रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अगर सरकार हाईकोर्ट में सही मामले की पैरवी करती तो ये नौबत ही नहीं आती। उधर व्यापारियों का कहना है कि 4 धाम यात्रा पर इनका व्यापार टिका हुआ है। ऐसे में अगर यात्रा शुरू नहीं होती है तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। उत्तरकाशी में कृषि से जुड़ी दवाइयों में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कृषि विभाग ने एक संस्थान के जरिए धान और सब्जी में लगने वाले कीड़े से बचने की दवाइयों को बांटने के लिए भिजवा दिया था, मगर संस्थान के लोगों ने दवाइयों को लोगों को बांटने के बजाय खुले में फेंककर ऐसे ही चले गए। शिकायत के बाद किसानों को दवाइयों के इस्तेमाल को कैसे करना है, इस बारे में किस तरीके की जानकारी भी नहीं दी गई। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पौड़ी में गए ओलंपिक सेफ्टी पॉइंट एक बनाया गया है। अब पर्यटक कंडोलोलिया थीम पार्क के बाहर आकर ओलंपिक सेल्फी पॉइंट पर अपनी सेल्फी ले सकते हैं।